आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी का बॉक्स एफएम पर हमारे खास कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं व्यंग की दुनिया के एक ऐसे सितारे से जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की हर छोटी बड़ी विसंगति पर तीखा कटाक्ष किया है। अनूप कुमार शुक्ल जी इंजीनियरिंग और मशीन डिजाइन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनूप जी ने अपनी किताबों पुलिया पर दुनिया, बेवकूफी का सौंदर्य और सूरज का मिस्ड कॉल से साहित्य की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। आज के इस खास कार्यक्रम में अनूप जी के व्यंग, उनके अनुभव और उनके सफर के कुछ खास किस्से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अनूप कुमार शुक्ल जी का। नमस्कार, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त प्रभात, और मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में मुकुल। व्यंग के रंग यात्रा हमारी चलते हुए बहुत से शहरों से गुजर रही है और आज हम कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर आपको याद होगा, क्रिकेट के लिए भी वहां एक विशाल स्टेडियम है, ग्रीन पार्क, और इसके अलावा कानपुर अपने आप में एक विशेष शहर है उत्तर प्रदेश का। और वहां से आज के हमारे मेहमान हमारे साथ हैं अनूप शुक्ल जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अनूप जी। धन्यवाद आपका। जी, बहुत आपका भी स्वागत, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आज हम आपके साथ हैं। लोग इसलिए भी, जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट के महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का ये ससुराल भी है, और अनूप शुक्ल जी जिनका ये घर है जहां पर इन्होंने अपने बचपन को बिताया, अपने आप को जिया, आगे बढ़े। अनूप जी, हम बातचीत का सिलसिला एक लेखक के देहरी को खटखटाएं, एक लेखक के दरवाजे को खटखटाएं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका बचपन कैसे गुजरा और उसके बाद धीरे धीरे आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और आपके घर का माहौल कैसा था? बचपन मेरा कानपुर में ही बीता और मैं शुरू से ही कानपुर में पला बढ़ा। घर के पास ही मेरा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। 1 से 5 तक मैंने वहाँ शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 6 से 10 तक कानपुर के डीआईसी कॉलेज में मैंने 6 से 10 तक शिक्षा प्राप्त की, और इसके बाद 11वीं 12वीं मैंने बीएनएसडी इंटर कॉलेज से किया। और इंटरमीडिएट करने के बाद मैं इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 81 से सन 85 तक मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद मैं बीएचयू गया, बीएचयू में एमटेक किया मैंने मशीन डिजाइन में, और यही मेरी शिक्षा दीक्षा कानपुर की रही। और इसके बाद मैं सर्विस में आ गया। 1 साल में यूपीएससीबी में था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उत्तर प्रदेश के। और इसके बाद मैं 88 में, सन 1988 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ा, जहाँ से कि मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी पिछले अप्रैल 2024 में मैं रिटायर हुआ हूँ। ये मेरा, और अधिकतर समय मैं कानपुर में ही रहा। बचपन मेरा कानपुर में ही बीता। बाद में सर्विस भी काफी दिन कानपुर में की, और नौकरी के सिलसिले में आना जाना बाहर लगा रहा। जी। हमने बहुत से लेखकों से बात की, न केवल इस बॉक्स एफएम के मंच पर, बल्कि और भी कई मंच पर। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो सभी लेखक मोटे रूप में यही बात कहते हैं कि उन्होंने लिखने की शुरुआत कविता से की। आह से निकला होगा गान। ऐसा माना जाता है कि कविता दर्द से उपजती है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है? कई बार मन खुश होता है, प्रफुल्ल होता है, तो कोई ना कोई गीत गुनगुनाने का मन करता है, कोई कविता लिखने का मन करता है। तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि आपने भी, आपके घर में माहौल था इस तरह का कि आपने रामायण की चौपाइयां भी सुनते रहे और भी कविताओं को सुनते रहे, और आपने भी कविता की तरफ रुझान रहा। तो आपकी कविता अगर शुरुआती दौर में थी तो वो आह से निकली थी या वाह से? लिखने की शुरुआत असल में जो शुरुआती दौर में मैंने बताया कि हमारे जो प्राइमरी में हमारे गुरुजी थे, पंडित श्याम किशोर अवस्थी जी थे, वो हम लोगों को कविताएं, अच्छी कविताएं और गीत वगैरह सिखाते थे। और वो बच्चों को सिखाने के लिहाज से अंताक्षरी कराते थे, और उसके चक्कर में हम लोगों ने, हम और मेरे दोस्त थे, वो तमाम सारी चौपाइयाँ याद करते थे।
और वो शौक हम लोगों को बना, फिर उसी साथ अच्छी कविताएं पढ़ने का, याद करने का शौक बना, और वही सिलसिला बढ़ता गया। फिर पता नहीं हम लोगों ने भी कभी तुकबंदी की होगी, कुछ किया होगा, कुछ लिखा होगा, तो वही जी सिलसिला शुरू हुआ और आगे जारी है अभी तक। जी। कविता के साथ फिर व्यंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जबकि व्यंग, व्यंग जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जब कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, तो हम्म, इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले तक तो मूलतः पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहा हमारा, और जो लिखना केवल स्कूलों में निबंध और अच्छी राइटिंग में लिखने तक ही सीमित रहा। कॉलेज में जब हम्म, गए तो वहाँ पढ़ाई का दायरा बढ़ा और समझ का दायरा बढ़ा, तो वहाँ मैंने हम्म, कुछ पढ़ाई की होगी, और कॉलेज में जो क्लब होते हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, वहाँ पर लेखन की शुरुआत कुछ हुई हमारी। और हमने जैसे भी कभी बताया भी है कि हम लोग कॉलेज में एक जो वॉल मैगजीन निकालते थे, मैं था और मेरे दोस्त, मेरे विनय अवस्थी थे, दोनों मिलके एक वॉल मैगजीन निकालते थे। तो वहाँ जी से लिखने का शौक बढ़ा हम लोगों को, और कॉलेज मैगजीन में कुछ छुटपुट लेख लिखे थे, और वहीं से लिखने की शुरुआत हुई हमारी, और बाद में धीमे जी। धीमे बढ़ती गई जो है। तो इसके बाद व्यंग इसके बाद मैं संयोग जी। से बताना चाहूँगा, कल मैं याद कर रहा था कि फिर वो तो शुरुआती दिन थे, कुछ छुटपुट लेखन हुआ। इसके बाद ब्लॉगिंग के दौर शुरू हुआ। कल संयोग से, कल 20 हम्म, अगस्त को हमारे ब्लॉगिंग के 20 साल हुए। अरे वाह। 2004 अगस्त, 20 अगस्त से हम लोगों ने शुरू किया था। मैंने ब्लॉग ब्लॉग लिखना, फुर्सतिया पहला ब्लॉग 20 अगस्त 2004 को लिखा था। कल हम्म, 20 साल जो है पूरे हुए। तो मेरा वाह। अधिकांश लेखन और जो नियमित लेखन जो शुरू हुआ, वो ब्लॉगिंग के हम्म, दौरान शुरू हुआ। तो जी शुरुआती छुटपुट लेखन के बाद यहीं से हमारी काम नाम लिखना पढ़ना शुरू हुआ। जी जी। बहुत बहुत आपको बधाई हमारी बॉक्स एफएम की तरफ से और मेरी तरफ से भी कि आपने धन्यवाद। ब्लॉग लेखन में 2 दशक, बहुत बड़ा, हाँ, एक वक्फा होता है, एक बहुत बड़ा अंतराल इन लेखन में आपके ब्लॉग लेखन में रहा। निश्चित रूप से आप, क्योंकि प्रवृत्ति से आप घुमक्कड़ भी हैं, पौराणिक जी जो देश के सुपरिचित व्यंग्यकार हैं, वो आपको कनपुरिया कोलंबस भी कहते हैं। ऐसा आप क्या मानते हैं आप इसमें? कनपुरिया, इसके बारे में मैं बताऊं, जब मैं व्यंग लिखता था, आलोक पुराणी जो जहाँ कहीं घूमने जाता था उसके बारे में लिखता था। तो मैं हम्म, जब अमेरिका गया था 2019 में पहली बार, तो वहाँ पर ही मैं जो वृत्तांत लिख रहा था अमेरिका के बारे में, यहाँ घूमता था, जहाँ जाता था, लिखता था, तो हम्म, हमारे पाठक वर्ग जो थे वो बहुत उसको पसंद करते थे, और तमाम सारे कमेंट्स आते थे। तो मुझे जी याद आया, मुझे लगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में किताब एक बननी चाहिए। तो मैंने हम्म, आलोक पुराणिक जी को वहीं से फ़ोन करके, बातचीत करके पूछा था कि मैं हम्म, किताब, ये व्यंग की, ये वृत्तांत लेखन की, अमेरिका यात्रा की मैं लिखना चाहता हूँ। आप इसका हम्म, शीर्षक सुझाइए, क्योंकि हमारे जी अभी अभी तक की जितनी भी शीर्षक, किताबों के शीर्षक हैं, वो अधिकांश हम्म, जो आलोक पुराणिक जी का, जैसे पुरोहित जो या पंडित लोग घरों बच्चों के नाम लिखते हैं, तो हमारे हम्म, किताबों के नाम आलोक पुराणिक जी ही तय करते रहे हैं। तो हमने वहाँ हाँ, से उनसे पूछा कि आलोक पुराणिक जी, मेरी इस किताब का नाम बताइए। उन्होंने फटाक हम्म, से तुरंत बताया कि जो है किताब आपका नाम है कनपुरिया कोलंबस। तो नाम तय हो गया है, अच्छा। मसाला तय हो गया है, बस किताब अभी आनी बाकी है। उसके जी तकाले भी जी होते जी हैं, देखिए वो जल्दी कब पूरी हो पाती है। जी जी जी। आपने, क्योंकि आपने बहुत यात्राएं की है, आप देश में भी बहुत जगह घूमते रहते हैं, विदेशों में भी आप गए हैं। अ, आपकी व्यंग रचनाओं की जो विषय वस्तु है, उसको चुनते वक्त क्या ये यात्राएं आपके लिए सहयोगी साबित हुई, या इन यात्राओं के माध्यम से आपको व्यंग के विषय भी खूब सारे मिले? क्या कहना या, चाहेंगे? असल में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लेखन हो, किसी भी दिशा में हो, उसके लिए आपको अनुभव मिलने चाहिए। और व्यंग या विसंगति, व्यंग मिलता लोग, मूलतः लोग कहते हैं, विसंगति वाली बात होती है। तो नए हम्म, अनुभव लिखना, नए अनुभव, जब आप घूमने जाते हैं तो तमाम सारे अनुभव मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हम्म, घटनाओं को देखते हैं, जगहों को देखते हैं। तो जब जी जो रेगुलर जो आपका रूटीन है, जो देखभाल रहे हैं, उससे अलग कोई चीज़ नहीं देखते हैं, तो नई हम्म, बात समझ में आती है। तो इवन जब मैं हम्म, सवेरे सवेरे भी घूमने जाता हूँ, साइकिल से भी जाता हूँ, तो जब किसी नई चीज़ को देखता हूँ, किसी हम्म, चीज़ को देखता हूँ या अलग एंगल से देखता हूँ, तो नई बात सूझती है।
तो निश्चित तौर पर लिखने का, चाहे व्यंग हो या वृत्तांत लेखन हो, घूमने फिरने और यात्राओं से निश्चित तौर पर उनसे घूमने का मसाला मिलता है, और वो विस्तार आने पर या वहीं पे बैठे-बैठे देने का मन करता है, और मैं देता भी हूँ। जी, आलोक पुराणिक जी का जिक्र आप कर ही रहे थे यार। आलोक पुराणिक जी हमसे जुड़ने वाले हैं, तो उस पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देने के लिए आलोक पुराणिक जी भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इस बीच जब तक कि आलोक पुराणिक जी जुड़ते हैं, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, उसके हाँ। बाद हम आपका व्यंग सुनेंगे। आपने ब्लॉग लेखन बड़ी शिद्दत से किया। ब्लॉग लिखने के दौरान आपके विषय व्यंग से ही जुड़े होते थे या जनजीवन से जुड़े विषयों को भी आप टटोलते थे? व्यंग मूलतः ब्लॉग तो लेखन शुरुआत ये था कि जो मन में आए वो लिखना है, शुरुआत में तो ऐसे ही रहा। तो उस ब्लॉगिंग के दौरान हमने जो भी उस समय तात्कालिक रूप से कोई घटना हुई है, कोई अखबार में खबर आई है, कोई दोस्तों के बीच में बात हुई है, या कोई अच्छा लेखन जो मैंने पढ़ा है उसको ब्लॉग में लाने की कोशिश है। मूलतः मेरे ब्लॉग के, और या हम लोग जब ब्लॉग लिखते थे तो एक तो अपना ब्लॉग था मेरा फुर्सतिया, दूसरा चिट्ठा चर्चा था। चिट्ठा चर्चा में हम जितने हमारे दूसरे दोस्तों के ब्लॉग होते थे उनके बारे में चर्चा करते थे। तो उसमें लिखना मुख्य उद्देश्य था। व्यंग जो है किसी लेख में आ गया और व्यंग लेखन हो गया, वो अलग बात थी, लेकिन लिखना और निरंतर लिखते जाना वो मुख्य उद्देश्य रहता था हमारा। तो उस चक्कर में हम लोगों ने बहुत ब्लॉगिंग की। हमारे तमाम दोस्त जो पुराने दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं लेखन के माध्यम से, वो ब्लॉगिंग से ही जुड़े हुए हैं। जी जी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि बॉक्स एफएम पर व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज हमसे रूबरू हो रहे हैं वरिष्ठ व्यंगकार, ब्लॉग लेखक और वृत्तांतकार अनूप शुक्ल जी, जो कानपुर से हैं। इससे पहले कि हम बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक बात सभी को पता है कि आज जबकि हम चारों ओर से सच के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इस सच की लड़ाई के बीच में झूठों की गूंज इतनी ज्यादा तरीके से आ रही है कि कई बार तो लगता है कि वो ही सच है। ऐसे ही झूठ बोलने वाले जो बहुत सफाई के साथ झूठ बोलते हैं, उन पर कटाक्ष करती अनूप शुक्ल जी की एक रचना, आइए सुनते हैं। आज थोड़ा झूठ बोलने का मन हुआ। एक से बढ़कर एक झूठ हल्ला मचाने लगे। हम पर लिखो, हम पर लिखो। हमने सब झूठ को हड़काते हुए कहा, अनुशासन में रहो, लाइन लगा कर आओ, सबका नंबर आएगा, हल्ला मत मचाओ। सारे झूठ बमकने लगे। हमको सच समझ लिया है क्या? एक झूठ हल्ला मचाते हुए बोला, हम लाइन लगा कर आएंगे तो हमारा तो वजूद ही निपट जाएगा। हम तो एक के ऊपर एक लद कर ही आते हैं, इसीलिए जब तक पहचाने जाते हैं तब तक अपना काम करके निकल जाते हैं। हम जब तक उसको कुछ कहें तब तक वो पलटकर फूट लिया। भागते हुए दिखा, उसकी टी शर्ट पर सत्यमेव जयते लिखा था। हमको झूठ की कमीज पर लिखे सत्यमेव जयते से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आजकल झूठ बोलने का यही फैशन चलन में है। बड़े झूठ सच के लिबास में ही बोले जाते हैं। देश सेवा के नाम पर स्वयं सेवा का चलन है। हमको अचरज उसकी स्पीड पर था। जितनी तेज वो भागा उतनी तेज ओलंपिक में भागता तो गोल्ड मेडल मिल जाता। हमने उसकी स्पीड पर ताज्जुब किया तो उसकी जगह ले चुके झूठ ने बताया, उसकी सत्यमेव जयते वाली ड्रेस किराए की है, घंटे भर के लिए लाया था, देर करता तो अगले घंटे का किराया भी ठुक जाता। बहुत महंगा होता जा रहा है झूठ बोलना भी आजकल। आप समझते हो सिर्फ पेट्रोल ही ऊपर जा रहा है। हम कुछ और कहें तब तक कुछ और झूठ हल्ला मचाने लगे। हल्ला मचाने वाले मूक विरोध की कमीज पहने थे। हमें लगा कि कुछ देर और ठहरे यहाँ तो सब मिलकर हमको पीट देंगे। हमारे शक की वजह उनकी कमीजों पर लिखा नारा था। सबकी छाती पर लिखा था, अहिंसा परमो धर्मः। हम फूट लिए कहकर क्या भी आते हैं। सारे झूठ हमारी बात सुनकर खुश हो गए। वो आपस में धौल धप्पा करते हुए बोले, ये तो अपना ही आदमी निकला, हमारी तरह झूठ बोलता है, इसको अब लौट कर आना नहीं। चलो फालतू टाइम क्या खोटी करना। हमको लगा कि समय सही में कीमती है। झूठ बोलने वाले तक इसको बर्बाद नहीं करते। बिना समय बर्बाद किए झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। वाह,
बिना समय बर्बाद किए झूठ बोलते रहते हैं। आपने किस तरह से झूठे लोगों पर कटाक्ष करते हुए ये व्यंग्य रचना पेश की, और हम भी अब बिना समय खराब किए हुए आमंत्रित कर रहे हैं देश के नामचीन व्यंगकार, शिक्षाविद श्री आलोक पुराणिक जी को कि आप पधारें और इस व्यंग रचना पर समीक्षात्मक टिप्पणी दें। आलोक जी। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ये दरअसल अनूप जी का एक बहुत सटीक व्यंग है। और दरअसल व्यंग क्या होता है, अगर ये किसी को समझाना हो तो ये क्लासिक एक टेस्ट केस वाला व्यंग है कि देखो व्यंग होता क्या है। व्यंग दरअसल क्या होता है, विसंगतियों का एक चित्रण होता है, कंट्राडिक्शन का चित्रण होता है, एक छद्म का अनावरण करता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे इसमें मजे मजे में वो कहते हैं, और इसमें उन्होंने कहा है कि झूठ पलटकर फूट लिया और भागते हुए उसकी शर्ट पर जो लिखा था वो था सत्यमेव जयते, यानी सत्य की टी शर्ट पहन के वो झूठ बोल रहा है। और आगे इसमें और आता है, पीटने की धमकी देने वाले उनके छाती पे लिखा था अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा की टी शर्ट पहन के पीटने के लिए लोग खड़े हुए हैं। आप देखें हमारे चारों ओर आसपास एग्जैक्टली यही हो रहा है ना। जो नेता आता है कि हम आपकी सेवा करेंगे, और हम भले ही सेवा कराना चाहें या ना चाहें, वो इस कदर प्रतिबद्ध है हमारी सेवा के लिए, और एक नहीं कई सारे नेता प्रतिबद्ध है कि आपकी सेवा करके ही मानेंगे। तो हम सेवा कराना चाहें या ना कराना चाहें, हमारी सेवा करके वो मानेंगे, ये हमको दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे साहब के इधर कॉलेजेस में हाल ये हो गया है कि सारे की सारे फेस्टिवल्स बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं, ठीक है। अभी सेहत का राज नामक विषय पर निबंध प्रतियोगिता जो आयोजित करा रही है वो स्पॉन्सर कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है ना। अभी हमारे अनूप जी एक तरह से आप देखा जाए कि कहीं अगर ये शांति पे या विश्व निशस्त्रीकरण पर बोलते हुए पाए जाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि ये जिस फैक्ट्री से रिटायर हुए हैं वो तोप गोले और बम बनाया करती थी। तो पॉइंट ये है कि व्यंग दरअसल ये है कि आदमी का छद्म इसे रेखांकित किया जाए कि यार ये जो दिख रहा है ना, दरअसल ऐसा है नहीं, इसके पीछे क्या खेल है, वही काम व्यंगकार का है। तो व्यंगकार जब ये काम करता है तो कई बार हंसाता भी है, लेकिन ये बात हंसने की नहीं है। यानी कि आप देखें कि छाती पे लिखा है अहिंसा परमो धर्म, और वो आपको पीटने को तैयार हैं, ये बात हंसने की नहीं है भाई, ये बात बहुत चिंता की है। और झूठ इस कदर बोला जा रहा है हमारे आसपास, और आप किसी झूठ बोलने वाले को अगर आप बोल दें कि आप झूठ बोल रहे हैं तो वो कह देगा मेरी भावनाएं आहत हो गई। तो पॉइंट कुल मिला के ये है कि हमारे चारों तरफ जो झूठ का, छद्म का, बदमाशी का वातावरण है, उसको एक तरह से अनावृत करने वाली रचनाएं अब लगातार हमें कम देखने को मिलती हैं। व्यंग के नाम को हमको देखने को मिलता है कि सपाट बयानी के एंड में एक दो चुटकियां ले ली जाएं और वो व्यंग हो जाएगा। लेकिन अनूप जी आप अगर देखें तो बिल्कुल शुरू से व्यंग शुरू हो जाता है कि थोड़ा झूठ लिखने का मन हुआ, एक से एक बढ़कर झूठ अल्लाह मचाने लगे, हम पर लिखो हम पर कहो। यानी कि अनूप जी इस कदर झूठों में से घिरे हुए हैं कि आसपास झूठे झूठे हैं। यानी अनूप जी खुद बहुत बड़े वाले झूठे हैं, जो इतने झूठों के बीच में रहते हैं, इतने झूठ प्रिय हैं कि सारे झूठ इनके पास आ जाते हैं। तो व्यंगकार कहीं ना कहीं खुद पे भी कमेंट कर रहा है कि मुझे भला आदमी ना जानो, मैं बहुत भारी झूठा हूँ और मैं झूठों की संख्या के पीछे रहता हूँ। लेकिन आप देखें फिर झूठ को अड़काते हैं कि अनुशासन में रहो, लाइन लगा कर आओ, सबका नंबर आएगा, हल्ला मत मचाओ। तो सारे झूठ बमकने लगे, हमको सच समझ लिया है क्या? यानी सच होता तो कहीं कोने में चुपचाप शांति से पड़ा होता। दरअसल व्यंगकार जो कहता है वो तो आप समझिए व्यंगकार जो नहीं साफ साफ कहता उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें कहते हैं हमको सच समझ लिया है क्या, मतलब हम बहुत कहते नहीं कि धीरे गाड़े चुपचाप पड़े जाएंगे, हम तुम्हारी पिटाई लगा देंगे, ठुकाई लगा देंगे। तो मेरी राय में ये अनूप जी का एक प्रतिनिधि व्यंग है। हालांकि अनूप जी की तारीफ में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अनूप जी दरअसल उस तरह के जो अपराधी होते हैं ना, कई सारे
नाम बदल के क्राइम करते हैं। कलकत्ता में बंटी होते हैं, कानपुर में गुड्डू होते हैं, भोपाल में अनिल होते हैं। तो ये अनूप जी दरअसल इतने बहुधर्मी व्यक्ति हैं कि इनका जो मूल धंधा है कि ये बहुत इंजीनियर और बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए, वो तो भूल भाल गए हैं लोग। अब तो इनको हम बतौर व्यंगकार, बतौर घुमक्कड़, और आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी इनके लेख हमको दिखाई पड़ते हैं। तो अनूप जी दरअसल बहुत ही लिखने पढ़ने वाले और जीवन में रुचि लेने वाले। जो अनूप जी के व्यंग में इतनी जीवंतता आती है वो पढ़ने से नहीं आती। वो कहाँ से आती है? वो आपको देखने के लिए व्यंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब ये एक सहज सी घटना लिखते हैं कि सुबह ये घूमने जा रहे थे और घूमने गए तो नदी के किनारे कुछ लड़कियां इनको मिली क्रिकेट खेलती हुई। ये 3 लाइन की बात जब अनूप जी लिखेंगे 3000 शब्दों में, तो आपको समझ में आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। व्यंग लिखने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करें कि भाई घट क्या रहा है, और वो एक नजर हो कि उस घटने के पीछे जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो आपको दिखाई पड़ जाए, है ना। तो ऑब्जर्वेशन जो अनूप जी का है वो आपको व्यंग से ज्यादा जो उनका उस तरह का लेखन है, जो कि व्यंग उस तरह से नहीं है लेकिन वो व्यंग की टेक्निक वहां से आती है। तो पहली चीज है ये ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात, अनूप जी में एक बहुत गहरी संवेदना है जो व्यंग के लिए बहुत जरूरी है। अनूप जी का एक बहुत लंबा संस्करण बार बार आता है कि अनूप जी के संस्करण में वाजपेयी जी आते हैं जो थोड़े मानसिक रूप से थोड़े से संतुलित नहीं है, तो अनूप जी बहुत समय उनको देते हैं, उनको जलेबी खिलाते हैं। तो ये संवेदना होती है कि भाई हम किसके साथ खड़े हैं, हम समाज के उस वर्ग के साथ खड़े हैं जिसको हमारा समय चाहिए, हमारी सहानुभूति चाहिए, हमसे संवाद चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन है और संवेदना है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यंग के लिए होती है, जो मेरे ख्याल में सबसे जरूरी बात है, कि आखिरी में आप जब व्यंग लिखें तो हंसाने के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनके साथ अन्याय हो जाए। तो अनूप जी सच के साथ खड़े दिखाई देते हैं, अनूप जी दिखावे के खिलाफ खड़ाई देखते हैं, अनूप जी छंद के खिलाफ दिखाई देते हैं। तो बस अनूप जी ये कि अनूप जी व्यंग थोड़े कम लिखते हैं, अनूप जी वृत्तांत बहुत ज्यादा लिखते हैं। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि अनूप जी लगातार व्यंग लिखें और ऐसे धारदार व्यंग लिखें कि अनूप जी को हम रजिस्टर्ड व्यंगकार भी मान लें, अनूप जी को भी हम रजिस्टर्ड वृत्तांतकार मानते हैं, लेकिन अनूप जी व्यंगकार भी बहुत हाई लेवल रजिस्टर हो जाएंगे अगर इस तरह के वो व्यंग लगातार लिखते हैं। आलोक जी ने ये वक्तव्य जो दिया है इस समय सत्यमेव जयते की जो है शर्ट पहने बैठे हैं और व्यंग के एटीएम है हमारे। चलिए बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया व्यंग है, बढ़िया बहुत व्यंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पुराणिक जी कि आपने समय दिया और आपने बहुत बेहतरीन बातें कही हैं। हमारे उन लेखकों के लिए भी बहुत बहुमूल्य ये सलाह है कि अगर वो व्यंग लिखना चाहते हैं तो उनको पर्यवेक्षणीय दृष्टि, मानवीय संवेदनाओं का को बहुत गहरे तक समझना, और इसके अलावा जीवन मूल्यों की एक बेहतर विवेचना करने की क्षमता यदि अगर आप में हो तो आप व्यंग लिख सकते हैं। व्यंग छद्म को रेखांकित करने की एक विधा है। तो ये बहुत बेहतरीन बातें की थी। अनूप जी, एक सवाल और इसी से जुड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साहित्य में अक्सर रस निष्पत्ति की चर्चा होती रहती है। क्या आप मानते हैं कि व्यंग में भी रस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है या उसका एक आनंद आता है? जबकि प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि यथार्थ चित्रण में भी रस होता है, और व्यंग में रस का क्या विरोध? आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए कोई भी लेखन हो वो जब तक संप्रेषित नहीं होगा, पढ़ा नहीं जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो बेमानी होगा। तो रस तो होना ही चाहिए किसी भी रचना में, रस तो होना ही चाहिए, और ताकि उसको लोग पढ़ सकें, समझ सकें और उससे जुड़ सकें। जितनी भी अच्छी रचनाएं हुई हैं, जितनी भी कालजयी रचनाएं हुई हैं, वो इसीलिए हैं कि लोगों तक पहुंची हैं और दूर तक पहुंची हैं, देर तक पहुंची हैं। तो रस मतलब जहाँ तक उसमें ऐसी चीज हो जिससे लोग उससे जुड़ सकें, तो रस तो होना ही चाहिए। शुष्क चीजें जो है कम लोगों तक पहुंचेंगी, कम प्रसारित होंगी, और जो है उनका पहुंच कम लोगों तक होगी। तो ये तो मेरी समझ में होना ही चाहिए।
जी जी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक बहस ये भी चलती रही है कि व्यंग्य बनाम व्यंग, इसमें अर्थाभिव्यक्ति का एक अंतर स्पष्ट नजर आता है। कहते हैं कि विकृति या दोष को व्यंग कहा जाता है, जबकि इस पर किया गया आघात या प्रहार व्यंग, उसे व्यंग्य कहा जाता है। हिंदी में व्यंग्य का प्रयोग व्यंग से कहीं अधिक होता रहा है। आ, आप क्या मानते हैं कि जब सटायर को भी हम लोग व्यंग्य ही कहते हैं, तो व्यंग्य सही है या व्यंग? मतलब मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, बट मतलब जो क्या पूछना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जी आप अगर और बेहतर से फिर से पूछिए तो मैं बताऊं आ, सर। जी जी, मैं ये कह रहा था कि कई बार बहुत से लोग व्यंग्य को व्यंग बोलते हैं, तो व्यंग्य और व्यंग, इन ओ दोनों में एक अर्थाभिव्यक्ति का जो फर्क है, उसको लेकर मेरा सवाल था कि अमूमन विकृति या दोष को व्यंग कहते हैं, और जो उस पर प्रहार किया जाता है उसको व्यंग्य कहा जाता है। नहीं तो तो उस आपके हाँ नहीं मैं जी समझ, अच्छा मैं आपकी बात समझा अभी। नहीं तो जो जी जी अभी जी। तक मैं मेरी समझ है कि जो विसंगति हो, जो विकृति हो, जो कमी हो, जो दोष हो, हम्म, उस पर प्रहार इस तरह से करना ताकि वो उद्घाटित हो जाए। उद्घाटित हो जाए मतलब उसकी कलाई खुल जाए, उसके बारे में हम्म, लोग जान जाएँ। जो हम्म, जो दोष है, जो विकृति है, जो विसंगति है, उसके बारे में लोग जान जाएँ। जानना हम्म, ही ज जब लोग जान जाते हैं, जो चीज़ विसंगति है, जिसका पर्दाफ़ाश हो जाता है, हम्म, वो वही अपने आप में एक चोट होती है। उसके बाद तो काम अपने आप लोग कर ही लेते हैं। तो व्यंग जी का जी। जो हम लोग समझते आए हैं, जो ये आए हैं, विसंगति वर्णन, और उस पर विसंगति वर्णन ही अपने आप में एक चोट का या उस पे विसंगति जहाँ हमने वर्णित की, जहाँ वो उद्घाटन हो गया, तो उसके बाद उसका काम हो गया। तो विसंगति पर चोट करना अल्टीमेट एम होता है, लेकिन उद्घाटन हो हम्म, जाना ही अपने आप में बड़ा काम हो जाता है। ये मेरी समझ है व्यंग के बारे में। जी जी जी। एक सवाल और आपसे करता हूं, उसके बाद में हमारे दो साथी व्यंग्यकार जो इस समय सुन रहे हैं आपको, उन्होंने भी कुछ कहा है, हम सुनते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल और करना चाहता हूं। कहा जाता है कि हास्य में व्यंग्य की सृष्टि आवश्यक होती है, जबकि व्यंग्य में हास्य की सृष्टि जरूरी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो लोग अलग-अलग अपने-अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से कह देते होंगे। लेकिन व्यंग्य में अगर जो सहज हास्य अगर आ जाता है, जिससे जो है पढ़ने का आनंद, उससे जुड़ने का आनंद बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा जी मारक होता है। तो कुछ जी। लोगों का कहना है कि व्यंग्य में हास्य नहीं आना चाहिए, व्यंग्य और हास्य अलग-अलग आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है, मूल उद्देश्य तो लोगों तक पहुँचना है। सहज हास्य आता है व्यंग्य में तो लोग वो ज़्यादा मारक होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जी। वो होना ही चाहिए, जो होता है तो अच्छा होता है। हालाँकि कोई शर्त नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि व्यंग्य प्रभावी नहीं होगा। लेकिन व्यंग्य में अगर सहज रूप से हास्य आता है, ज़बरदस्ती ठूँसा हुआ हास्य नहीं आता है। जो सहज हास्य होता है वो व्यंग्य की क्षमता को, प्रभावकता को बढ़ाता है। हम्म। तो व्यंग्य में हास्य की उपस्थिति को आप भी स्वीकार करते हैं कि वो व्यंग्य की क्षमता को बढ़ाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि यह भी एक बहस का मुद्दा रहा है। बहुत से व्यंग्यकार तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यंग्य में हास्य की कोई उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं है। इसके बारे में ज्ञान चतुर्वेदी जी बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं कि ये वही जी लोग कहते हैं जो कि जो व्यंग्य में जिनके जो हास्य वाली बातें लिख नहीं सकते हैं, जो हास्य ला नहीं सकते हैं, वो अपनी कमजोरी जो होती है उसको अलग कर देते हैं कि हास्य जरूरी नहीं है या होना नहीं चाहिए। तो ये अलग हम्म, अपने अपने हिसाब से विचार है। लेकिन व्यंग्य में अगर सहज हास्य आता है, जबरदस्ती जी। ठूसा हुआ हास्य नहीं है, तो हम्म, वो उसकी क्षमता बढ़ाता है, वो उसकी पठनीयता बढ़ाता है, संप्रेषणीयता हम्म, बढ़ाता है, वो चीज़ अच्छी हम्म, करता है जो है। हम्म। अनूप जी, बहुत बेहतरीन बातचीत हो रही है, और हम उन श्रोताओं को फिर से याद दिला दें कि बॉक्स एफएम पर व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम हर बुधवार शाम 4 से 5 बजे तक प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम
मेरा कार्यक्रम नहीं, यह कार्यक्रम आपका भी है। आप चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस बातचीत में भी आपका स्वागत है। आप शामिल होना चाहें तो आप कोई भी सवाल यदि चाहें तो अनूप जी से पूछ सकते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं उन दो हमारे व्यंग्यकारों को जो अनूप जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। व्यंग के रंग प्रभात गोस्वामी के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अरविंद तिवारी शुक्लावास से बोल रहा हूँ। आपको विदित ही है हमारे आज के व्यंगकार हैं अनूप शुक्ल। अनूप शुक्ल के बारे में मैं एक वाक्य बिल्कुल नटशेल में कहना चाहता हूँ। उनके पास व्यंग की दृष्टि है। कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि वो बहुत बेहद चर्चित नहीं है, वह चर्चित नाम नहीं है, फिर आप ने ये वाक्य कैसा बोला। बेशक वो चर्चित नाम नहीं है, लेकिन उनका जो लेखन है वो संभावना वाला लेखन है। उनके पास व्यंग दृष्टि है। वो चाहे तो कई व्यंग संग्रह शानदार ला सकते हैं, कई व्यंग उपन्यास लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास उपन्यास व्यंग उपन्यास का विन्यास है। वो जब रपट लिखते हैं, जब यात्रा विवरण यात्रा व्रत लिखते हैं, जब संस्मरण लिखते हैं, जब वह सुबह घूमने गए उसका विवरण लिखते हैं, तो हमें पता चलता है उनके पास व्यंग दृष्टि है। मुझे एक कार्यक्रम में एक युवा कवि ने पूछा था कि व्यंग दृष्टि कैसे विकसित होती है, तो मैंने उसको बताया था कि व्यंग दृष्टि विकसित करने के लिए व्यंग साहित्य पढ़ना पड़ता है। खूब व्यंग साहित्य पढ़ो, व्यंग की दृष्टि विकसित होगी। इसके अलावा हमारे लोक जीवन में जो प्रचलित व्यंग वाक्य हैं, पंचवाक्य हैं, जो लोक जीवन में सहज वार्तालाप होते हैं, उनमें से आप व्यंग के वाक्य छांटो और इनको सुनो। विज्ञापन के वाक्य सुनो, विज्ञापन में जो पंचवाक्य होते हैं, इससे व्यंग दृष्टि विकसित होती है। व्यंग साहित्य पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा कारण अनूप शुक्ल में व्यंग दृष्टि विकसित हुई तो उसका यही है कि उन्होंने व्यंग की तमाम पुस्तकें पढ़ी। परसाई की तो वो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तमाम व्यंग उपन्यास पढ़े। तमाम लेखकों के जो व्यंग उपन्यास लिख के रख लिए थे, उनके चर्चा नहीं हुई थी, उनको पढ़कर उनकी चर्चा की। तो इस तरह से जब कई व्यंग की किताबें पढ़ोगे आप, तो निश्चित रूप से व्यंग दृष्टि विकसित हो जाएगी। अनूप शुक्ल की एक विशेषता और है, वो व्यंग के लिए तन मन धन से सक्रिय रहते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जबलपुर में एक कार्यक्रम जो एक वरिष्ठ व्यंगकार का हुआ था, अमृत महोत्सव, उसका सारा इंतजाम किया था। इसके अलावा भी आगरा का अनुभव है मेरे पास। हमारे कार्यक्रम में वो आए, उन्होंने किराए का पैसा तक नहीं लिया। तो ऐसे अनूप शुक्ल जो व्यंग के लिए तन मन धन से सक्रिय है, निश्चित रूप से व्यंग जगत को उनसे आशाएं हैं और वो अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आपको याद होना चाहिए जब ईश्वर शर्मा और ये लतीफ घोंगी ने व्यंग की जुगलबंदी कार्यक्रम चलाया था, उसमें एक किताब छपी थी जुगलबंदी के नाम से, जिसमें एक ही विषय पर एक व्यंग लतीफ घोंगी का हुआ करता था, एक ईश्वर शर्मा का। उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कार्यक्रम चलाया अनूप शुक्ल ने, इसका नाम भी जुगलबंदी था। इसमें एक विषय पर तमाम 10-12 व्यंगकार एक साथ अपने व्यंग डालते थे और ये बहुत अच्छा प्रयोग था। और इस प्रयोग से पता चला लोगों की शैली कैसी है, लोग किस तरह से एक विषय पर लिख सकते हैं, किसकी कैसी शैली है इसका पता चला, और किसकी शैली अच्छी है इसका भी पता चला। ये व्यंग के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। मेरी शुभकामनाएं हैं वो व्यंग उपन्यास लिखें, व्यंग संग्रह लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। आप सभी को झीलों की नगरी उदयपुर से रेणु देवपुरा का नमस्ते। हमारे आसपास व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं को लोगों के सामने लाने का एक मजबूत माध्यम है व्यंग। व्यंग के रंग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है। कई बार पढ़ने का समय नहीं होता,
लेकिन हम कुछ करते हुए भी ऑडियो सुन सकते हैं। नए नए व्यंग्यकारों को सुनना अच्छा अनुभव है। इसी क्रम में इस बार के व्यंग्यकार हैं अनूप शुक्ला जी, वही जिनके फेसबुक पेज पर यात्रा वृतांत और जीवन के आसपास की घटनाओं के बारे में हम सब पढ़ते रहते हैं। उनके व्यंग भी बहुत तीखे और मारक होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अनूप शुक्ला जी से सुनते हैं उनका व्यंग। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत से हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्होंने हमारे चैट बॉक्स में, चैट रूम में जाकर अपने अपने संदेश भेजे हैं। कुछ संदेश मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। उज्जैन से पिलकेन अरोड़ा स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, और उन्होंने उसके अलावा डॉक्टर मुकेश असीम, नमस्कार अनूप जी और प्रभात जी। अनूप जी ने परसाई के पंच, आपने बहुत अच्छा साझा किया, विशेष आभार। टीकाराम साहू आजाद जो जबलपुर से हैं, उन्होंने नमस्कार किया है। पिलकेन अरोड़ा कह रहे हैं कि आलोक जी को सुनना आनंदम। मुकेश असीमत जी फिर कहते हैं कि आलोक सर जी किस्सा गोई, वाह भाई वाह, अभिवादन और व्यंग में चाहते। पिलकेन अरोड़ा जी फिर से एक मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर करे आलोक जी ने अनूप जी के बारे में जो कहा वह झूठ ना हो। पिलकेन अरोड़ा जी, व्यंग या व्यंग, अनूप जी आपके साथ फेसबुक के माध्यम से, भोपाल से विवेक रंजन जी कह रहे हैं कि अनूप जी आपके साथ फेसबुक के माध्यम से व्यंग की जुगलबंदी लंबे समय तक चली, फिर से ऐसा करने का कुछ इरादा है क्या? और फिर एक और मुकेश असीमित जी का संदेश है कि किसी विषय पर कालजयी रचना लिखने से पहले स्थापित है कि क्या ऐसे में नए रचनाकारों के लिए इन विषयों को छूना आत्मघाती सिद्ध होगा। तो अनूप जी, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें कि किसी विषय पर कालजयी रचना पहले से स्थापित है, क्या ऐसे में नए रचनाकारों के लिए इन विषयों को छूना आत्मघाती सिद्ध होगा? नहीं, ये तो जो नए रचनाकार होते हैं उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वो उस नए विषय को कितना बेहतर तरीके से पुराने जो कभी लिखा गई है, कालजयी रचना लिखी गई है, उससे बेहतर कितना अच्छा लिख सकता है, नए अंदाज में कैसा लिख सकता है। और जो बेहतर रचनाएं आई हैं, वो कई बेहतर रचनाएं ऐसी आई हैं जो पुरानी बात कही जा चुकी है, उससे बेहतर आई है। तो नए जो लेखक जो भी होंगे वो लिखना चाहिए, और उसकी क्षमता की परीक्षा भी है कि वो पुराने से बेहतर कैसा लिख सकता है। तो कोई भी रचना कालजयी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी विषय पर दूसरी रचना नहीं लिखी जा सकती है। नए तरीके से, नए अंदाज से और नए कोण से, यही तो चुनौती है नए रचनाकार की, तो जरूर लिखी जा सकती है जी। बहुत। और बाकी हाँ, मैं इसके पहले और भी जिन साथियों ने हमारे लिए अच्छी बातें कही हैं, मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और व्यंग की जुगलबंदी के लिए जो विवेक जी ने पूछा है, तो मैं जरूर खुद से मेरा मन है कि व्यंग की जुगलबंदी करने का, और आशा है कि पर पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि जो पहले 100 व्यंग की जुगलबंदियाँ हम लोग कर चुके हैं, उनकी बेहतर रचनाएं छांट के उनको इकट्ठा कर सकूं, इसके बाद मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए थोड़ा देर हो रही है, लेकिन मेरा मन है कि उस काम को मैं फिर से शुरू कर सकूं। स्वागत है आप सभी का बॉक्स एफएम पर हमारे खास कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं व्यंग की दुनिया के एक ऐसे सितारे से जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की हर छोटी बड़ी विसंगति पर तीखा कटाक्ष किया है। अनूप कुमार शुक्ल जी इंजीनियरिंग और मशीन डिजाइन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनूप जी ने अपनी किताबों पुलिया पर दुनिया, बेवकूफी का सौंदर्य और सूरज का मिस्ड कॉल से साहित्य की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। आज के इस खास कार्यक्रम में अनूप जी के व्यंग, उनके अनुभव और उनके सफर के कुछ खास किस्से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अनूप कुमार शुक्ल जी का। पुनः स्वागत है अनूप जी आपका, और उन श्रोताओं
के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या इस कार्यक्रम में अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे फोन नंबर हैं 7339990969 और इसके अलावा 9116565744 पर आप फोन करके आज के हमारे खास मेहमान अनूप शुक्ल जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनूप जी, निरंतर आपके बारे में ये कहा जाता है क्योंकि आप एक यायावर हैं, घुमक्कड़ स्वभाव के आदमी हैं और निरंतर घूमते रहते हैं। दरअसल कहा जाता है कि यात्राएं न केवल नए को खोजने बल्कि अपने स्वयं को खोजने का भी एक माध्यम है। आपने यात्रा करते वक्त क्या विशेष तौर पे आप देखते हैं, किस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर पाता? मेरा कहने का मतलब है कि यात्रा वृत्तांत अगर कोई हमारा नया लेखक लिखना चाहे तो उसे किन किन बातों का खास ध्यान रखना होगा? यात्रा का मुझे ध्यान आया, यायावरी वाली बात कही तो मुझे ध्यान आई अभी जब आपसे बात कर रहा था। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज से उस समय सन 83 की बात है, तो 40-42 साल 40-41 साल पहले की बात है। हम लोग ऐसे ही मजाक में हम दोस्त थे, 3 दोस्त थे। हम लोगों ने तय किया कि छुट्टियों में हम लोग साइकिल से भारत यात्रा करेंगे। तो उस समय हम लोग कॉलेज का इम्तिहान देने के बाद 1 जुलाई को हम लोग साइकिल से इलाहाबाद से कन्याकुमारी तक के लिए निकले थे और वो इलाहाबाद से कन्याकुमारी तक की यात्रा हम लोगों ने 3000 किलोमीटर करीब की यात्रा हम लोगों ने 45 दिन में की थी और लौट के फिर 45 दिन में वापस आए थे। इलाहाबाद से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे थे और उसी दूसरी तरफ से वापस आए थे। तो उस यात्रा के दौरान मैंने देखा और पाया कि तमाम सारे जो मिथक लोगों ने गढ़ रखे हैं, जैसे कि साउथ इंडिया के बारे में कि वहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते या हिंदी जानते नहीं या हिंदी वाले से घृणा करते हैं या परिस्थिति समस्याएं आती हैं, ये होती है। तो वैसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी और हमने पूरे भारत को के एक बहुत बड़े अंश को उन 3 महीनों के दौरान 1.5 महीने जाना और 1.5 महीने आना। उस दौरान मैंने दर्शन किए तो मैंने देखा कि भारत का एक आम इंसान, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे जो हो, लोगों के लिए सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण और एक से एक अच्छे अनुभव मुझे मिले उस दौरान। तमाम अनजान लोगों ने हमको खाना खिलाया, अपने घर में रखा, पैसे दिए। आप ये समझ सकते हैं कि 3 महीने की यात्रा के दौरान केवल हम 2 जगह होटल में किराया दे के रुके थे, बाकी सब जगह हम लोग किसी न किसी घर में रुके, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं धर्मशाले में। तो वो जो अनुभव था, हालांकि 40-42 साल पहले का है, वो विलक्षण अनुभव था। उसमें मैंने देखा कि जो है तमाम सारी जो हम लोग गढ़ लेते हैं कि भ्रम गढ़ लेते हैं कि ऐसे लोग बुरे हैं, ऐसे लोग अच्छे हैं, ये धर्म है, वो है। उसके चलते मुझे किसी भी इंसान से, किसी भी आदमी से, किसी भी इंसान से कनेक्ट करने में समस्या नहीं होती है। मुझे लगता है कि वो यात्रा मेरे दिमाग में इतना हावी है कि मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ, मिल सकता हूँ और उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। मैंने बातचीत करते समय पाया है कि लोग खुलने के लिए बेताब रहते हैं। उनको विश्वास हो कि अगला मेरी खिल्ली नहीं उड़ाएगा, मजाक नहीं करेगा। आप बातचीत करें, वो 2 मिनट में, 4 मिनट में अपनी अंतरंग से अंतरंग बातें आदमी कह लेता है। जहाँ तक वृत्तांत लेखन वाली बात आई है, तो मुझे लगता है कि किसी को रोल मॉडल बनाए बिना इंसान को जैसा वो फील करता है वैसा लिखना चाहिए। उसकी शैली, उसका विषय वस्तु, उसका लिखने पढ़ने का नजरिया, वो अपने आप तय हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। निरंतर लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उससे अपने आप बनता चला है। कोई खास ताना बाना या कोई खास गुर नहीं है। मुख्य बात है कि जैसा व्यक्ति महसूस करता है, जैसा देखता है, वैसा अभिव्यक्ति करे और दूसरी बेहतर अभिव्यक्तियां सुने, पढ़े, लिखे और उसको फिर से लिखेगा तो वो वृत्तांत लेखन या किसी भी फील्ड में, वृत्तांत लेखन तो एक हो गया, किसी फील्ड में इंसान अच्छा कर सकता है। सबसे बड़ी बात निरंतरता की है। निरंतरता जरूरी चीज है। निरंतर अगर नहीं रहेंगे, कोई एक बढ़िया सा पीस लिख लिया, इसके बाद रुक गए तो फिर वो ठहर जाएंगे। अच्छे लेखक, जो बड़े लेखक हुए हैं, उनके लेखन में निरंतरता भी एक बहुत बड़ा गुण रहा है, उनका जो मूल गुण रहा है, जिसके चलते वो बेहतर कर सके, ऐसा मेरा मानना है।
जी जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और हमारे वो साथी जो ब्लॉग लेखन भी करते हैं और जो यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं, उनको इन बातों पे गौर करना चाहिए कि किस तरह से यात्रा करते हुए एक यात्री, हर यात्री उन तरह की बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लेखक होता है वो एक विशेष विशिष्ट दृष्टि के साथ हर चीज को ऑब्जर्व करता है। तो आपने जो बात कही कि कई तरह की मिथकीय भ्रम हैं जो लोगों में बने हुए हैं, जो आपने बताया, तो एक बार फिर से हम व्यंग पर लौटते हैं। जैसे नहीं, व्यंग में इसी में वृत्तांत लेखन में बताना चाहूंगा आपको। जी जी जैसे कि मैं 2019 में अमेरिका गया, और इसके बाद मैं पिछले साल जो है 2022 में कश्मीर गया। तो कश्मीर में जिंदगी में पहली बार गया था, तो उसके कश्मीर के बारे में मेरे मतलब अनेक मिथक थे कि जो है ऐसा समस्या होती होगी, ऐसा खतरा होगा, ऐसा होगा। लेकिन कश्मीर के लोगों को मैंने देखा, कश्मीर के लोग इतने लोगों से जुड़, कश्मीर की इमेज के बारे में वहाँ के लोग इतना चिंतित रहते हैं कि हर चौथे आदमी ने मुझसे पूछा कि लोग कश्मीर कैसा लगता है आपको। हमने कहा बहुत अच्छा लगा। तो लोगों ने कहता है फिर कश्मीर के बारे में लोग बुरी बातें क्यों कहते हैं, वहाँ एक आम इंसान की चिंता है, ऐसी बात है। तो वो चीज़ बात कश्मीर जाने पर ही पता लगती है, या अमेरिका में जी भी गए वहाँ की चीज़ें देख के वहाँ पे जाने में पता लगता है। तो घूमना फिरना यात्राएं इंसान को परिष्कार करती हैं, नई दृष्टि देती हैं, और सोचने का जो है नजरिया देती हैं। तो घूमना फिरना मुझे लगता है कि परिष्कार के लिए, सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि यात्राएं व्यक्ति को परिष्कृत करती हैं, उसको और आगे जीवन में, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन का दायरा होता है, लेकिन हम कई बार एक सीमित दायरे में रहकर ही सोचते हैं। तो यात्राएं आपको और ज्यादा विस्तार देती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने श्रोताओं को पता है कि कल यानी गुरुवार को 22 अगस्त को व्यंग्य पुरोधा हरिशंकर परसाई जी का अवतरण दिवस है, जयंती है। इस दिन वो इस पृथ्वी पे आए थे और उन्होंने व्यंग को एक नई दिशा दी और एक ऐसा माइलस्टोन जिसे कहते हैं कि गाड़ दिया कि उसके आगे कोई निकलने की होड़ जो चल रही है उसमें अभी भी कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हो गया। परसाई जी ने कहा था कि जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, मैं उन्हें देखता हूं, विश्लेषित करता हूं, विषय वस्तु का चुनाव विराट जनजीवन से करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आप घूमते रहे, जगह जगह आपने देश विदेश में घूमा, और उसके बाद में आप अपने रचनाओं के विषय चुनते हैं। क्योंकि हमारे पास अब समय थोड़ा कम है, तो मैं ये चाहूंगा कि आपने परसाई जी के बहुत से पंथ का एक संकलन भी किया है। परसाई जी के बारे में आप हमारे परसाई जी का लेखन किस तरह का लेखन था, उनके लेखन में क्या विशिष्ट बातें हुआ करती हैं जो आज भी हैं, और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम व्यंग की चर्चा करते हैं तो परसाई जोशी और तक रह के सीमित रहकर वो चर्चा फिर से खत्म हो जाती है, उसके आगे बहुत ज्यादा नाम नहीं लिए जाते। तो आप परसाई जी के बारे में कुछ बताएं हमें, क्योंकि आपने बहुत गहनता से अध्ययन किया है। परसाई जी का कल जन्मदिन है, उनको, उनकी स्मृति को प्रणाम मैं करता हूँ। परसाई जी से उनको वो इतने बड़े माइलस्टोन इसलिए हैं कि लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद का लेखन जो अगर विसंगतियां भारतीय समाज की समझनी है तो उसको परसाई को पढ़ा जाना चाहिए। परसाई जी 47-48 से उन्होंने लिखना शुरू किया था, और इसके बाद वो जब तक उनकी डेथ हुई 90 के दशक में, तब तक वो लगातार लिखते रहे। और भारतीय समाज की विसंगतियों पे, खासतौर से राजनीति पर जितना विवाक लेखन उन्होंने किया है, वैसा लेखन, विरला लेखन और कोई नहीं अभी तक कर पाया है। उसका रीजन ये है कि, उसका कारण ये है कि परसाई जी की दृष्टि बहुत साफ थी, कि परसाई जी को पता था कि, और राजनीति में उनकी समझ बहुत पैनी थी, राजनीति की समझ बहुत अच्छी थी। वो लोग जीवन से जुड़े हुए रचनाकार थे, लोगों से मिलते जुलते थे, लोगों से और पढ़ते थे, उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल था, और वो एक तरह के लोक शिक्षक भी थे। वो जो देशबंधु अखबार है उस पर वो पूछो परसाई से कॉलम लिखते थे,
उस पे लोग जो है सवाल उनसे पूछते थे, उनके वो जवाब देते थे। वो किताब राजकमल से आई है। उनके जो सवाल इस तरह के लोग हैं, उससे पता लगता है कि उनकी दृष्टि कितनी विशाल थी, उनकी दृष्टि कितनी पैनी थी, और वो समसामयिक समस्याओं पर वो बेबाकी से विचार करते थे। परसाई जी नेहरू जी को बहुत मानते थे, बहुत आदर्श मानते थे, लेकिन परसाई जी नेहरू जी की भी अदाओं पर चोट, नेहरू जी की भी तमाम चीज़ों पर चोट करते थे। परसाई जी ने सन 56-57 में, जबकि नेहरू जी के खिलाफ कोई भी नहीं लिखता था, उन्होंने नेहरू जी के लिए लेख लिखा था कि तुम प्रधानमंत्री की अदा पर मरते हो। वो उनकी परसाई उन्होंने मतलब नेहरू जी पर लिखा था। परसाई जी ने नेहरू जी के बारे में उनको बहुत आदर्श मानते थे, फिर भी वो उनके बारे में उन्होंने लिखा था। मतलब वो सच लिखने से परहेज नहीं करते थे, और वो सांप्रदायिकता के खिलाफ, तमाम चीज़ों के खिलाफ जैसा उन्होंने लेखन किया और खतरे उठाए। मुख्य कारण ये है कि परसाई जी जैसा लेखन दूसरा कोई क्यों नहीं कर पाया। उसका रीजन ये है कि परसाई जी अपने मूल्यों के प्रति समर्पित थे, और उसके लिए उन्होंने खतरे भी उठाए। उनका विरोध हुआ, उनको लोगों ने उनकी रचनाओं पे बैन लगे, मतलब उनको लोगों ने छापने से मना किया, और उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल रही है, फिर भी उन्होंने समझौता नहीं किया, और समझौता विहीन लेखन किया उन्होंने। इसलिए उनके जैसा दूसरा लेखक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके जैसा उनकी समझ, उनका अध्ययन और उनकी जो खतरे उठाने की जो प्रवृत्ति थी, वैसे कम लोग कर पाते हैं। चाहते तमाम लोग होते, कम लोग कर पाते हैं। इसलिए उनके जैसा लेखन दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो उनके जैसा कोई माइलस्टोन जैसा उनका था, और दूसरा कोई नहीं बना पाता। इसीलिए वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। पंच उनके अद्भुत है। मैंने पंचों का संकलन किया है, तो उनके पंचों से पता लगता है कि उनकी चुटीली बातें, अपनी चुटीले ढंग से बातें कहने का उनका हुनर कितना तगड़ा था। उनका एक जो पंच है कि इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, लेकिन वो सियारों की शादी में बैंड बजाते हैं। इस तरह के तमाम पंच हैं उनके। जो व्यक्ति जिसके लिए प्रतिबद्ध है, वो उसी को नष्ट कर रहा है। तो ऐसे पंच, दुर्लभ पंच वही लिख सकता है जिसको जीवन अनुभव हो, और जो जीवन से जुड़ा हो, और उसकी समझ साफ हो। जी जी जी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने परसाई जी को व्याख्यायित किया। उनके बारे में बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और ये वो दौर भी था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लई भी कई कटाक्ष करते थे, और कई बार उन्होंने जब ये कुछ बंद किया तो एक बार नेहरू जी ने कहा था कि शंकर प्लीज डोंट स्पेयर मी, शंकर मुझे भी मत बख्शना। ऐसा ही एक वाकया मुझे याद आता है, राजस्थान से निकले जसवंत सिंह जी जो केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने एक बार हमारे बाल सखा सुधीर तेलंग से जब वो मिले तो कहा था कि क्या बात है भाई सुधीर, क्या मैं आजकल कोई काम नहीं कर रहा? सुधीर ने कहा सर आप तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुमने कोई कमी मेरे काम में नहीं निकालते हुए कोई कार्टून क्यों नहीं बनाया? तो ऐसे भी व्यक्तित्व हमारे बीच में रहे जिन्होंने व्यंग्य को, कटाक्ष को बहुत सहज भाव से लिया और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो श्रोताओं, आज व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे अनूप शुक्ल जी जो कानपुर से ताल्लुक रखते हैं, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से विश्लेषण किया व्यंग्य का भी, यात्रा वृत्तांत का भी, ब्लॉग राइटिंग का भी। आपने बहुत सी बातें बहुत बेहतरीन की। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, और सभी साथियों का, और मुकुल जी का, और हमारे बारे में जो आलोक प्राणिक जी ने और तिवारी जी ने, अरविंद तिवारी जी ने, जबकि वो अस्वस्थ थे, इसके बावजूद उन्होंने मेरे बारे में विचार रखे, और साथ ही टीकाराम जी और अन्य विवेक जी, अन्य साथियों ने जो मेरे बारे में बातें कही, मैं उनका सभी शुक्रगुजार हूँ। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा आपसे बातचीत करने का, और बॉक्स एफएम जो जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत अच्छा अनुभव है मेरे लिए। सुनने का अनुभव था, आज बातचीत करने का अनुभव हुआ है, और निश्चित रूप से मैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रभात जी आप और आपकी टीम, बॉक्स एफएम की टीम। मैं आप सभी की टीम को बहुत बधाई देता हूँ और करता हूँ ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी
श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बॉक्स एफएम पर अगले बुधवार फिर हम किसी नए मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।